Hello everyone, good morning all of you. Welcome in my YouTube channel. Today I will discuss part 3 renewable energy resources. जैसे कि हम पार्ट फर्स्ट और सेकंड डिस्कस कर चुके हैं और आज हम डिटेल में देखते हैं कि पार्ट 3 में क्या क्या पढ़ना है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक के बारे में हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में देखेंगे और बायोफ्यूल, जियोथर्मल और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक क्या है। इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर प्लांट जो होते हैं उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है। ठीक, इन 2015 हाइड्रो पावर जनरेटेड 16.6% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल इलेक्ट्रिसिटी एंड 70% ऑफ ऑल रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, 2015 का डेटा बताता है कि हाइड्रो पावर से हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो है 16.6% पूरे वर्ल्ड की टोटल इलेक्ट्रिसिटी के 16.6% प्रोड्यूस हुआ था और 70% ऑफ ऑल रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी, जो भी रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी है, रिन्यूएबल जो भी रिसोर्सेज है जिससे इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस करते हैं उसका 70% इलेक्ट्रिसिटी केवल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से हुआ था एंड वाज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाई अबाउट 3.1% ईच ईयर फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स। और ये भी एक्सपेक्ट किया गया था कि 3.1% ये इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन पर ईयर बढ़ेगा अगले 25 सालों तक। तो इस तरह से दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि इसका कितना बड़ा योगदान है। ठीक, अब आगे देखते हैं कि हाइड्रो पावर इज प्रोड्यूस्ड इन 150 कंट्रीज विद द एशिया पैसिफिक रीजन, जनरेटिंग 33% ऑफ ग्लोबल हाइड्रो पावर इन 2013। ठीक, 150 कंट्रीज में इससे प्रोडक्शन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, 33% तक ग्लोबल लेवल पर ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस केवल हाइड्रो पावर प्लांट से हो रहा है। ये 2013 में देखा गया था। ठीक है, अब देखते हैं अगले पॉइंट क्या कर रहा है। द कॉस्ट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज रिलेटिवली लो, मेकिंग इट अ कॉम्पिटिटिव सोर्स ऑफ रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी। इस और रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाले जो रिसोर्सेज है उससे बेहतरीन भी है। ठीक, अब आगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का ये फ्लो डायग्राम देख रहे हैं। ये फ्लो डायग्राम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अपने पेपर में बना सकते हैं। एक डैम होता है जिसमें पानी स्टोर होता है, जहाँ एरो बना है, वाटर का फ्लो होता है, वाटर यहाँ वाटर फ्लो होगा, वाटर वाल्व है, वाटर वाल्व से कंट्रोल किया जाता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। मान लीजिए फ्लो ज़्यादा हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है तो उसको वाटर वाल्व से हम कंट्रोल कर देंगे। ठीक, जिससे सिस्टमेटिक काम चलता रहे। ठीक ना, उसके बाद से यहाँ से जाता है वाटर टरबाइन है, वाटर टरबाइन क्या करता है, रोटेट करता है। जब स्ट्राइक करता है यहाँ पानी जब टरबाइन से पर स्ट्राइक करेगा तो टरबाइन रोटेट करेगा। ये टरबाइन का काम होता है वाटर को कैरी करना। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है उससे दूर वाटर को कैरी करने का काम रेल रेस का होता है और लेकर आकर यहाँ पर क्या गिराता है, जिससे टरबाइन रोटेट करने के बाद से यहाँ इस सिंक्रोनस जनरेटर से कनेक्टेड है। सिंक्रोनस जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी अब यहाँ फॉर्म हो रही है, उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देगा और उसके बाद से जब मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद से एसी पावर हो गया, यहाँ पर अल्टरनेट करंट का पावर हो गया और उसके बाद से इस तरह से हम अल्टरनेट करंट हमको प्राप्त हो गया। उसके बाद हम सप्लाई कर सकते हैं। जहाँ भी स्पीड कंट्रोलर है, यहाँ पे यदि स्पीड ज़्यादा, मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, पानी की तीव्रता इधर से ज़्यादा तेज़ी से स्ट्राइक कर रहा है पानी, तो यहाँ से वाल्व के द्वारा हम कंट्रोल कर इसको स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी कम प्रोड्यूस है। मतलब एक तरह से सिस्टमेटिक मेरा प्रोसेस चलता रहे, कोई डैमेज ना हो। ठीक, यहाँ पे हम देखते हैं कि हाइड्रो पावर प्लांट वर्क कैसे करता है। जैसे फ्लो चार्ट में हो तो पेपर में बनाने के लिए हो गया, लेकिन आप एक बार यहाँ भी देख लीजिए कैसे कैसे वर्क क्या है कर रहा है। ये देखिए रिजर्वायर है जहाँ पे पानी इकट्ठा किया गया, कलेक्ट किया गया। कलेक्शन ऑफ वाटर इन दिस रिजर्वायर, वाटर का रिजर्वायर में कलेक्शन किया गया है और ये यहाँ पर कंट्रोल गेट है। कंट्रोल गेट क्या करता है, पानी जो रिजर्वायर से आएगा उसको कम बेस काम करने का काम करेगा। कंट्रोल गेट से हम पानी को अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट कंट्रोल कर सकते हैं। जितना रिक्वायरमेंट होगा उतना ही फ्लो कराएंगे, नहीं तो इसको बंद कर देंगे या कम कर देंगे। ठीक ना, इंटेक है जहाँ पे, यहाँ पे इंटेक है जहाँ पे रिजर्वायर में पानी कलेक्ट हुआ है। उसके बाद से ये रिजर्वायर आपको दिख ही रहा है। उसके बाद से डैम देखिए, डैम बना हुआ है, यहाँ बांध डैम बनाया गया है जिससे पानी कलेक्ट हो सके डैम के अंदर। ठीक ना, और इस तरह से जनरेटर है यहाँ पे देख रहे होंगे, आपको जनरेटर दिख रहा है। यहाँ से पेनस्टॉक इधर से होते हुए जाएगा, उसके बाद से पानी जब इस टरबाइन पे जाएगा, टरबाइन यहाँ पर दिखाया गया आपको। टरबाइन पे जब पानी
स्ट्राइक करेगा, गिरेगा यहाँ टरबाइन पे, तो टरबाइन क्या करेगी, रोटेट करेगी। जब टरबाइन रोटेट करेगा यहाँ से, तो देखिए यहाँ पे जनरेटर है, तो यहाँ पे जनरेटर क्या करेगा, जनरेटर चेंज कर देगा किसको, यहाँ पर टरबाइन रोटेट करेगा तो यहाँ पे आपका मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जनरेटर के थ्रू। यहाँ टरबाइन रोटेट करेगा, जब पानी गिरेगा तो टरबाइन रोटेट करेगा, उसके बाद से रोटेट करेगा तो यहाँ ये जनरेटर से कनेक्ट है, तो जनरेटर क्या करके यहाँ से मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में प्रोड्यूस करेगा, बदल देगा, ठीक ना। यहाँ पे एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इस तरह से ट्रांसफार्मर में जाके वो क्या करेगा, स्टोर हो जाएगा। पावर हाउस को इसे पावर लाइन से कनेक्ट किया गया है, इसके बाद पावर लाइन के द्वारा हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे। जो पानी यहाँ बच जाता है, जो गिरता है जो भी, तो आउटलेट के थ्रू यहाँ फिर से इधर चला आता है, ठीक ना। तो इस तरह से आप देख ही रहे होंगे, और इस तरह से आप अच्छे से इस डायग्राम के थ्रू समझ गए होंगे कैसे हाइड्रो पावर प्लांट वर्क कर रहा है, ठीक, और कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है पानी के द्वारा, पानी को इकट्ठा करके हाइड्रो पावर प्लांट के द्वारा, ठीक ना। तो ये समझने के लिए था। आगे है बायोफ्यूल। बायोफ्यूल क्या है, बायोफ्यूल देखिए क्या है, बायोफ्यूल्स कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर आर बायोमास सच एज कॉर्न्स, शुगर, वेजिटेबल ऑयल्स आर वेस्ट फीड स्टॉक्स। एक डायग्राम दिख रहा होगा आपको, कैसे कैसे बायोमास से बायोफ्यूल जनरेट हो रहा है। तो यहाँ देखिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा क्या करते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, एल्गी होते हैं, अपना जो भी हरे पेड़ पौधे जो भी चीज़ें होती है, प्लांट्स हैं, वो अपना खाना पकाते हैं। पता है उनको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं, सनलाइट लेकर उसे एल्गी क्या करेगा, ये एल्गी क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है। ये एल्गी अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस द्वारा खाना पकाता है। उसके बाद से यहाँ से इस तरह से एल्गी से हम क्या करते हैं, ऑयल एक्सट्रैक्शन होगा, ऑयल निकलेगा, एल्गी से हम निकालेंगे अपना। उसके बाद से प्रोटीन रेसिड्यू होगा, जो भी अवशेष बचेगा वो प्रोटीन रेसिड्यू के फॉर्म में हो जाएगा। उसके बाद से बायोडीजल प्रोडक्शन होगा, इसी एल्गी के द्वारा हम इस प्रोसेस के द्वारा बायोडीजल प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद से ग्लिसरीन प्रोडक्शन भी यहाँ से कर लेंगे। उसके बाद से रिन्यूएबल फ्यूल, जो भी रिन्यूएबल फ्यूल है वो प्रोड्यूस होगा। अब इस तरह से ये साइक्लिक प्रोसेस देख रहे हैं, चलता रहेगा, ठीक ना। तो मतलब एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी जो भी कार है, बस है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी व्हीकल से उसे कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन हो रहा है, ये इमिशन कार्बन डाइऑक्साइड का ये अवशोषित करके अपना खाना पकाने वाला प्रोसेस पूरा कर रहा है। उसके बाद बायो मास के द्वारा हम बायोफ्यूल कैसे जनरेट कर रहे हैं, प्रोसेस यहाँ पे दिखाया गया है। तो आप इजीली वे में इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। जियोथर्मल देखिए, जियोथर्मल एनर्जी इज थर्मल एनर्जी जनरेटेड एंड स्टोर्ड इन द अर्थ। जियोथर्मल एनर्जी जो है अर्थ के अंदर स्टोर होता है, अर्थ से जनरेट होता है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए लावा का नाम सुने होंगे, मैग्मा होता है, मैग्मा। मैग्मा जो पृथ्वी के अंदर हमारे जब ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण जो रॉक्स वगैरह होते हैं पिघल उगल जाते हैं, वो मैग्मा जब बाहर आते हैं ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से जब बाहर निकलते हैं उसको लावा बोलते हैं। वही बहुत साल के बाद से धीरे धीरे काफ़ी टाइम गुजरने के बाद से स्टोन्स में बदल जाते हैं जब ठंडा होते हैं। तो इस तरह से स्टोन्स जो होता है ज़्यादा टेम्परेचर प्रेशर की वजह से पृथ्वी के अंदर लिक्विड फॉर्म में, तो वहीं से जियोथर्मल एनर्जी जो है वहीं से प्रोड्यूस होता है। देखिए कैसे कैसे होता है। जियोथर्मल एनर्जी जनरेटेड एंड स्टोर्ड इन द अर्थ। ये जनरेट और स्टोर होता है अर्थ के अंदर, जनरेट और स्टोर हो रहा है। उसके बाद से थर्मल एनर्जी इज द एनर्जी दैट डिटरमाइंस द टेम्परेचर ऑफ मैटर। द जियोथर्मल एनर्जी ऑफ द अर्थ क्रस्ट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ओरिजिनल फॉर्मेशन ऑफ द प्लेनेट एंड फ्रॉम रेडियो एक्टिव डीके ऑफ मटेरियल्स, ठीक। तो इस तरह से देख रहे हैं कि मटेरियल्स का रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है, और इस तरह के अंदर हमारे जो होगा कि कोर है, कोर मेंटल बाउंड्री है, वहाँ पे टेम्परेचर जो है लगभग 4000 डिग्री सेंटीग्रेड है। इतना ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से जो रॉक्स हैं वो लगभग प्लास्टिक लिक्विड फॉर्म में है। रॉक क्रस्ट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ओरिजिनल फॉर्मेशन ऑफ द प्लेनेट। जब ओरिजिनल फॉर्मेशन होता है प्लेनेट का कोई ग्रह हो, वहाँ जियोथर्मल एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। एंड फ्रॉम रेडियो एक्टिव डीके ऑफ मटेरियल्स, जो भी मटेरियल्स होते हैं वो उनका रेडियो एक्टिव डीके होने के, क्षय होने के कारण भी जियोथर्मल एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। जैसे रेडियो एक्टिव मटेरियल में जैसे यूरेनियम, थोरियम, बहुत सारा नाम सुने होंगे। तो इन सब रेडियो एक्टिव मटेरियल का रेडियो एक्टिव डीके होने के कारण भी जियोथर्मल एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि अर्थ इंटीरियर हीट इज थर्मल एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम रेडियो एक्टिव डीके एंड कंटिन्यूअल हीट लॉस फ्रॉम अर्थ फॉर्मेशन। इस थर्मल एनर्जी का जो प्रोडक्शन है, जो थर्मल एनर्जी का, वो रेडिएक्टिव जो एलिमेंट्स जो है उनका डीके होने के कारण होता है। इस तरह से प्रोसेस होता रहता है। कंटिन्यूस हीट का लॉस होता है, जैसे जैसे अर्थ का फॉर्मेशन होता है वैसे वैसे हीट का लॉस होता है। जैसे एट द कोर मेंटल बाउंड्री में रीच ओवर 4000 डिग्री सेंटीग्रेड
इस तरह से देखिए आप लिखा है कि टेम्परेचर जो है कोर मेंटल बाउंड्री के अंदर जो अर्थ के कोर है वहाँ पे टेम्परेचर लगभग 4000 डिग्री सेंटीग्रेड है। द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इन अर्थ इंटीरियर काज सम रॉक्स टू मेल्ट एंड सॉलिड मेंटल टू बिहेव प्लास्टिकली। इतना ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से और प्रेशर होने की वजह से अर्थ का इंटीरियर जो रॉक है, अर्थ के अंदर जो रॉक है वो क्या होने मेल्ट कर जाते हैं, पिघल जाते हैं और सॉलिड मेंटल टू बिहेव प्लास्टिकली। इस तरह से सॉलिड जो मेंटल है वो प्लास्टिक के रूप में बिहेव करने लगता है, प्लास्टिक जैसा बिहेवियर उसका हो जाता है, प्लास्टिक फॉर्म में एक तरह से लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। टेम्परेचर और प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से वो अर्थ के इंटीरियर में जो भी रॉक्स अवेलेबल है वो क्या हो जाता है, प्लास्टिक फॉर्म में हो जाता है, ठीक ना, पिघल जाता है एक तरह से। इसका रिजल्ट क्या होता है, रिजल्टिंग इन पोर्शंस ऑफ द मेंटल कन्वेक्टिंग अपवर्ड सिंस इट इज़ लाइटर देन द सराउंडिंग रॉक्स। इसका इस परिणाम ये होता है कि वो आसपास के रॉक से क्या होता है, लाइट हो जाता है, जो पिघला हुआ रॉक है वो हल्का हो जाता है, हल्का होने के कारण से अपवर्ड मूवमेंट होने लगता है इसका। इस तरह से हम देख रहे हैं कि आगे देखिए, अब आगे आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं कि जो थर्मल पावर प्लांट कैसे वर्क कर रहा है। देखिए यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। सपोज दैट यहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी है, ठीक ना। जियोथर्मल एनर्जी आपको एक और फिगर आगे बताएंगे, वहाँ और क्लियर हो जाएगा। जियोथर्मल एनर्जी से यहाँ से हॉट वाटर है, ठीक ना। जियोथर्मल एनर्जी है, मान लीजिए यहाँ पे रेडियो एक्टिव पदार्थ का डीके होने से जो भी रॉक्स है अर्थ के इंटीरियर में रॉक्स है वो पिघली हुई फॉर्म में है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा। ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से हॉट वाटर जो है, यहाँ जो टेम्परेचर की वजह से ये हॉट वाटर जो क्या होगा, इस स्टीम के फॉर्म में हो जाएगा, स्टीम प्रोड्यूस होगा भाप। यहाँ पे देख रहे होंगे आप, भाप प्रोड्यूस होगा। ये भाप यहाँ पे टरबाइन से जब स्ट्राइक करेगा तो टरबाइन रोटेट करेगा, ये जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद से यहाँ पे जाएगा ट्रांसमिशन, जो भी लाइन है यहाँ पे देख रहे हैं, इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, एसी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होगा और जनरेटर के द्वारा, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से यहाँ सप्लाई होगा। इस तरह से हम देखते हैं कूलिंग टावर है या ठंडा करने के लिए, ठीक ना, लगा हुआ है, वहाँ पे स्टीम बनकर उड़ जाएगा ऊपर भी, जो ठंडा वाटर नीचे चला जाएगा। तो इस तरह से प्रोसेस चलता रहता है। जियोथर्मल पावर प्लांट का फ्लो डायग्राम हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे हॉट रॉक्स है, हॉट रॉक्स मीन्स मतलब रॉक्स इतना गर्म होगा कि लिक्विड फॉर्म प्लास्टिक फॉर्म में होगा, ठीक ना। अब यहाँ से जियोथर्मल प्रोसेस के द्वारा ये हॉट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे हीट एक्सचेंजर लगा। इसी तरह से ओशन सरफेस में आप देखिए, ओशन सरफेस है, अब ओशन सरफेस से ओशन थर्मल प्रोसेस के द्वारा यहाँ पे वार्म वाटर हो जाएगा, मतलब गर्म वाटर चाहे हॉट वाटर कर सकते हैं। उसके बाद से हीट एक्सचेंजर यहाँ लगा है, हीट को एक्सचेंज करेगा, मतलब यहाँ से हीट एक्सचेंजर प्रोसेस के द्वारा यहाँ वेपर बनेगा, भाप बनेगा, भाप ये टरबाइन पे जाके स्ट्राइक करेगा और टरबाइन जो है रोटेट करेगा। ये वाल्व लगा है, आप देख रहे होंगे, वाल्व क्या करता है, यदि हमको ज़्यादा यहाँ से वेपराइजेशन हो रहा है, ज़्यादा आ रहा है, तो उसको वाल्व के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। कम बेस करने के लिए वाल्व लगा होता है, कंट्रोल प्रोसेस के लिए वाल्व वगैरह लगाए जाते हैं। यहाँ पर टरबाइन रोटेट करेगा, जब वेपर जो है स्ट्राइक करेगा टरबाइन पर, टरबाइन रोटेट करेगा, तो इस तरह से टरबाइन, अब यहाँ से उसके बाद से जनरेटर है, सिंक्रोनस जनरेटर, यहाँ से टरबाइन से सिंक्रोनस जनरेटर जुड़ा हुआ है, और ये सिंक्रोनस जनरेटर क्या करेगा, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। एसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में एसी पावर यहाँ पे जनरेट होगा, अल्टरनेट करंट जो निकलेगा, अल्टरनेट करंट को हम सप्लाई के लिए भेज सकते हैं। यहाँ कंडेंसर के थ्रू जाकर इसको हीट एक्सचेंजर यहाँ पे ठंडा करने के लिए यहाँ पे लगा होता है, जिससे मशीन ठंडा होती रहे। देखते होंगे आप, मतलब कोई मशीन होता है उसमें पानी भी गिरता रहता है, जिससे वो ठंडी होती रहे, ज़्यादा हीट ना हो जाए, नहीं तो दिक्कत हो जाए, ठीक ना, ब्लास्ट कर सकता है, चाहे वो डैमेज हो सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसको कूल करने के लिए यहाँ पे कंडेंसर के थ्रू वाटर जाता है, कूल वाटर जाएगा, उसको वहाँ गिरेगा, जिससे उसका हीट कंट्रोल रहे, ठीक ना। जो ज़्यादा वाटर रहेगा कूलिंग वो नीचे गिर जाएगा, इस तरह से वेपर सर्कुलर होता रहेगा, और इस तरह से वाटर सर्कुलेशन फिर से ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कितना एक इस फ्लो डायग्राम के थ्रू आप आसानी से जो थर्मल पावर प्लांट कैसे वर्क करता है ये देख लिए, ठीक ना। अब देखिए एक और डायग्राम के थ्रू आप अच्छे से समझ जाएंगे कि देखिए मेरा ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल आपको दिख रहा है, ग्राउंड लेवल 1 किलोमीटर जाएंगे, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर। अब 4.5 किलोमीटर नीचे जियोथर्मल रिजर्वायर है, इंजेक्शन वेल, वाटर को इसमें हम क्या करेंगे, गिराएंगे, इधर गिरेगा, ठीक ना। यहाँ से वही प्रोडक्शन वेल है। अब यहाँ पे वाटर गिरेगा तो इतना यहाँ पे हाई टेम्परेचर और प्रेशर है कि वहाँ वाटर जो होगा, वाटर इवापोरेट होकर इस पाइप के थ्रू, इस पंप के थ्रू कहाँ चला जाएगा,
यहाँ पे हीट एक्सचेंजर में अब यहाँ पे हीट का एक्सचेंज होता है। अब यहाँ से पंप के थ्रू टरबाइन लगा है। अब टरबाइन यहाँ स्टीम जो बनेगा ये टरबाइन पे टकराएगा स्टीम, जिससे टरबाइन रोटेट करेगा। यहाँ देख रहे होंगे रोटेट करेगा। और यहाँ टरबाइन जब रोटेट करेगा उसके बाद यहाँ जनरेटर लगा होगा। जनरेटर कन्वर्ट कर देगा मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इस तरह से ये पावर का क्या होगा, यहाँ से इसी करंट का सप्लाई होता रहेगा, ठीक ना। यहाँ पे आप जैसे इंसुलेटिंग सेडिमेंट्री रॉक हो गया, ये हो गया हॉट ग्रेनाइट हो गया, देख रहे हैं सेडिमेंट्री रॉक है, ये सेडिमेंट्री रॉक है, ये जो लेयर दिख रहा है हॉट ग्रेनाइट है, ये ग्रेनाइट है। यहीं पे हम रिजर्वायर बना देते हैं लगभग 4.5 किलोमीटर अंदर जाने के बाद वहाँ पर रिजर्वायर बना देते हैं। यहीं से प्रोडक्शन वेल और इंजेक्शन वेल ये सब होता है, इसको पाइप पंप के द्वारा निकाल देते हैं, यहीं से प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से जब इंजेक्शन वेल से वाटर आएगा तो वो भी इवापोरेट होकर पंप के द्वारा जाएगा और जाकर टरबाइन पे स्ट्राइक करेगा। स्ट्राइक करने के बाद जब टरबाइन पे स्ट्राइक करेगा तो टरबाइन रोटेट करेगा, और टरबाइन रोटेट करेगा तो जनरेटर लगा है, मैकेनिकल एनर्जी को जनरेटर किस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देगा। इस तरह से वायर लगा है, जाकर इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता रहेगा इसी करंट। इस प्रोसेस के द्वारा आपको समझ में आ गया कैसे क्या, ठीक ना। तो ये समझने के लिए डायग्राम था, ठीक है। मेरिट्स में आप देख लीजिए, लेस ग्लोबल वार्मिंग, इसके द्वारा ग्लोबल वार्मिंग कम होता है। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स के द्वारा ग्लोबल वार्मिंग कम होगा, इसीलिए हम ज़्यादा इस पर फोकस हो रहे हैं। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी इज ओवरलोडिंग आवर एटमॉस्फेयर विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्लोबल वार्मिंग इमिशन। जो भी कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, जो भी गैसें उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है, आदमी की एक्टिविटी, आदमी का इतना फास्ट मतलब एक्टिविटी है, इतना डेवलपमेंट है, इतना सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जिससे बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है ये सब इमिशन ऑफ गैसेज जो हैं। तो इनको रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए ये सब अब रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का सहारा ले सकते हैं। और इससे हम यदि इसका प्रयोग करते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उतना खतरा नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा मतलब पॉल्यूटेंट्स नहीं इमिट होते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इन द यूनाइटेड स्टेट अबाउट 29% ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इमिशन कम फ्रॉम और इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर। यूनाइटेड स्टेट में देखा गया है कि 29% ग्लोबल वार्मिंग का जो इमिशन हो रहा है वो कहाँ से आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर से आ रहा है। तो इस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स का प्रयोग करके इलेक्ट्रिसिटी यदि आप प्रोड्यूस करते हैं तो ये सब जो मतलब ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल गैस है वो तो नहीं होगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। इससे मोस्ट ऑफ दोज इमिशंस कम फ्रॉम फॉसिल फ्यूल लाइक कोल एंड नेचुरल गैस। तो इस तरह से कोल से, नेचुरल गैस से बहुत सारा इमिशंस होता रहता है, इन सब चीज़ों से गैसेज निकलती रहती है जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग की रिस्पॉन्सिबल है। तो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स का हम प्रयोग कर हम लेस ग्लोबल वार्मिंग कर सकते हैं, मतलब ग्लोबल वार्मिंग के खतरों से बच सकते हैं। अगला देखते हैं, इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। ये क्या करता है, पब्लिक के हेल्थ को इम्प्रूव करता है। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स हम कोई यूटिलाइज करते हैं तो पब्लिक हेल्थ क्या होता है, इम्प्रूव होता है। कैसे, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर शुद्ध रहेगा, उतना मतलब पॉल्यूटेंट नहीं रहेंगे, उतने पॉल्यूटिंग गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड, बहुत सारे जो भी गैसेज है जो रिस्पॉन्सिबल है एयर पॉल्यूशन के लिए, वो क्या होगा, वो कम इमिट होगा। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स करेंगे, उसका प्रयोग करेंगे तो कम इमिट होगा, जिससे आदमी के हेल्थ पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा और उसका हेल्थ सही रहेगा। तो इस तरह से देख सकते हैं आप कि द एयर एंड वाटर पॉल्यूशन इमिटेड बाय कोल एंड नेचुरल गैस प्लांट्स इज लिंक्ड विथ ब्रीथिंग प्रॉब्लम, न्यूरोलॉजिकल डैमेज, हार्ट अटैक्स, कैंसर, प्रीमैच्योर डेथ एंड होस्ट ऑफ अदर सीरियस प्रॉब्लम। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे डेंजरस देखिए कोल और नेचुरल गैस प्लांट्स हैं, जिससे जो कंपनियों में, फैक्ट्री में बहुत बड़े लेवल पे प्रयोग किया जाता है कोल वगैरह का, चाहे नेचुरल गैसेस प्लांट्स जो है, इसको कंपनी चलाने उनाने के लिए सब स्टरलाइज किए जाते हैं। अब इससे क्या होता है, तो इतना ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, उत्सर्जन इतना एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होता है पॉल्यूशन का, जिससे कि ब्रीथिंग में, बच्चों के जन्म में प्रॉब्लम होता है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम डैमेज हो जाता है, न्यूरोलॉजी जो होता है आदमी का वो डैमेज हो जाता है, हार्ट अटैक होता है, कैंसर होता है, पहले ही मतलब एक एज से पहले ही डेथ हो जाना, बहुत सारे प्रॉब्लम होता है इस पॉल्यूशन की वजह से। ये पॉल्यूशन कोल और नेचुरल गैस प्लांट से ही इमिट होता है। तो इस तरह से हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स का हेल्प लेकर एक कोल और नेचुरल गैस प्लांट्स को हम रोक सकते हैं। इसका देख सकते हैं कि जॉब्स एंड अदर इकोनॉमिक बेनिफिट्स होता है कि मान लीजिए रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स जो भी
मतलब सोलर पावर प्लांट लगा रहे हैं या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगा रहे हैं या इस तरह से जो भी मतलब विंड पावर प्लांट लगा रहे हैं, तो इस तरह से जो भी प्लांट लगा रहे हैं उसमें बहुत सारे टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स, बहुत सारे लोगों के लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी होगी। तो इस तरह से एम्प्लॉयमेंट इन्हेंस होगा, हमारे कंट्री का इकोनॉमी बढ़ेगा। तो इस तरह से एक जॉब एंड अदर इकोनॉमिक बेनिफिट भी इससे होता है। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स हम स्टेबलाइज करते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, तो इस तरह से बहुत सारे जॉब देश के अंदर क्रिएट होता है। इस तरह से इंडिविजुअल डेवलपमेंट होता है, अपना लाइफ स्टाइल बदलता है, कंट्री का भी विकास होता है। जिसे देखते हैं स्टेबल एनर्जी प्राइस में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी अक्रॉस द कंट्री राइट नाउ एंड कैन हेल्प स्टेबलाइजिंग एनर्जी प्राइसेस इन द फ्यूचर। तो इस तरह से मतलब जो हमारा प्राइस जो इस पे खर्च होगा वो एक तरह दायरे में होगा, मतलब ज़्यादा नहीं होगा। डिमेरिट्स क्या क्या है, इसके नुकसान क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है, डिमेरिट्स के बारे में देखते हैं। द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी इज स्टिल नॉट लार्ज एनफ। ठीक, इसका जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है वो क्या है, इसकी कैपेसिटी थोड़ा ज़्यादा नहीं है, मतलब एक लिमिटेड फार्म में। सपोज दैट अब आपको बता दें, जनरल वे में बता दें, जैसे मान लीजिए रात के टाइम में सनलाइट तो मिलेगा नहीं, तो 24 घंटा हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकते सनलाइट के द्वारा। चाहे मान लीजिए क्लाउडी सेशन आ गया, मतलब बारिश का मौसम आ गया, चाहे मान लीजिए विंटर सीजन आ गया, सर्दियों का दिन आ गया, सर्दी में ज़्यादा धूप नहीं होता। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा ये प्रॉब्लम फेस करना, ये डिमेरिट्स हो गया कि मतलब इसे 24 घंटा परमानेंट हम लाइट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे थोड़ा प्रॉब्लम से एफिशिएंसी लेवल जो है लो है कि हम परमानेंट नहीं इसको प्रोड्यूस कर सकते, 24 घंटे नहीं कर सकते, कुछ वेदर का प्रॉब्लम है। और ऐसे पढ़ते रहिए, अपने दोस्तों को ये लिंक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिल सके, आपका नॉलेज इन्हेंस हो सके।